नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जालसाजी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में जालसाजी से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जालसाजी से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका जालसाजी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0120-612-7937 और 0120-612-7938। और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो यही निकलकर सामने आता है कि जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या है, और यह सवाल के साथ जुड़ा सवाल, क्या यह अपराध है? देखिए, कोई भी जो सही काम ना किया जाए वो तो अपराध है ही, उसमें निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि जालसाजी का तात्पर्य आप कानूनी परिभाषा के रूप में आप देखना चाहते हैं तो जालसाजी का मतलब कि किसी भी काम को अगर किया जाता है और उस काम को ऐसा उसमें गलत हमको लाभ लेने के लिए किया गया तो वो एक तरह की जालसाजी हुई। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि जमीन जायदाद, कुछ लोग ऐसे चालाक लोग होते हैं जो किसी के यहाँ जाकर के बनामा लिखवा लेते हैं अपने नाम से। वो चालसाजी करके कि ये यक्ष का मकान है, ये यक्ष की जमीन है, और वाई को खड़ा करके कह देते हैं कि ये जालसाजी। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखता हूँ, जैसे पहले तो नहीं, पहले तो था, या अब कम हो गया है। पहले ये था कि जैसे मनी ऑर्डर लेकर के, हमने अपने खुद देखा इस चीज को, मनी ऑर्डर लेकर के डाकिया लेकर पहुंचता था और 500 रुपए का किसी का मनी ऑर्डर है तो 500 रुपया किसी या दूसरे आदमी को खड़ा करके कि यही वो व्यक्ति है जिसके नाम से ये मनी ऑर्डर आया है, और उसमें 2 गवाह को पेश करके और मनी ऑर्डर ले लेते थे। ये एक तरह की जालसाजी हुई जो जानबूझ करके की गई है और उसमें एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और अपने फायदे के लिए ये सब काम किया गया है। तो ये हुआ जालसाजी का। आपको ये हम बताएं कि जो जालसाजी, जो फ्रॉड का काम है, और जो फर्जरी, जो वो भी एक जालसाजी हुई, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अच्छा। तो जालसाजी, फ्रॉड, फर्जरी और चीटिंग, तीनों चीजें जो हैं लगभग एक तरह से मिली जुली है। तीनों में बहुत एक माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो जैसे आप कोई व्यक्तिगत काम हम अपने लिए करते हैं तो वो एक तरह का फ्रॉड का काम हुआ, वो जालसाजी का काम हुआ। लेकिन फर्जरी में, जैसे किसी ने यहाँ आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे कह रहे थे कि हम LLB की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं किस विश्वविद्यालय से, जिसके बारे में वहाँ कुछ है ही नहीं, और वहाँ से डिग्री लेकर के और बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, जालसाजी किया वो एक तरह का। तो ये हो गया फर्जरी कि हमने अपनी चीज को, डिग्री को दूसरी बदल दिया। मार्कशीट में हमारे नंबर आए हैं 55% और वहां पर जो एडमिशन लेने के लिए गए हैं तो 65% हो गया। ये एक तरह का फर्जरी हुई, हमने अपने से कूट इसमें परिवर्तन कर लिया है, और वह फ्रॉड और फर्जरी में दोनों में यही एक अंतर हुआ है। ठीक है। तो एक तीसरी चीज, बोलिए। एक सेकंड की बात और कर रहा हूँ कि जैसे जालसाजी के बारे में, फर्जरी के बारे में तो ये स्थिति आ गई, लेकिन कई बार लोग एक झूठा चीज बना करके कि किसी लड़के की शादी हुई है या लड़की की शादी हुई तो बढ़ा चढ़ा के दुनिया भर की चीजें बात कर करके लोग लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं या कई बार लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये स्थिति जालसाजी के अंतर्गत आती है, ये एक फ्रॉड में आता है, और ये एक चीटिंग हुई है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति। यही तीनों में खास अंतर है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और सर, अब चूंकि अब जालसाजी एक अपराध है, आपने बता ही दिया,
तो ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्रवाई कैसे किया जा सकता है? लोग यह भी जानना समझना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट हैक हो गया, बैंक अकाउंट हैक हो गया, ये सारी चीज़ें। जी कुणाल जी, आपने बहुत उम्दा सवाल उठाया है कि ऑनलाइन फ्रॉड जैसे बात हो गई या कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो हमारे बैंक में क्या होता है। बैंक में कई बार आप देखते होंगे कि आए दिन लोगों की फोन आते हैं। फोन पर मेरे खुद एक परिचित है जिनका भी 50,000 रुपए ठग लिया है ठगों ने, साइबर क्राइम ये किया है। और उनको दूसरी चीज लिया, उनको ऑनलाइन उनसे लिया, ये भी किया और कहा कि हम आपको भेज रहे हैं OTP, वन टाइम पासवर्ड। हाँ। और वन टाइम पासवर्ड को उन्होंने बताया और वो जाकर के बैंक से उनके लिए पैसा निकाल लिया। तो सबसे जरूरी चीज तो ये हुई कि जो ऑनलाइन फ्रॉड जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसका लिए तो सबसे जरूरी चीज है कि आप तुरंत जाकर के बैंक को सूचित करिए और अपना एक डबल वेरिफिकेशन का मामला रखिए। मान लीजिए 200, 400, 500, 1000 रुपए की बात आती है तो आजकल के जमाने में कोई इतनी बड़ी राशि नहीं हुई है, लेकिन अगर बड़ी राशि है तो उसके लिए आप बैंक में इस ढंग से डबल वेरिफिकेशन का काम जरूर करा लीजिए कि जिससे हमको अगर 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए होते हैं जो मिडिल क्लास के लिए बहुत भारी रकम है तो उसके लिए वो एक डबल वेरिफिकेशन करें और तभी जाकर के वो पैसा निकाल सकें। वेबसाइट हैक करने की बात आई, हमारी वेबसाइट को आपने देखा हुआ आए दिन लोग निकाल देते हैं, कहते हैं कि फेसबुक पर हमारा हैक कर लिया है और फेसबुक हैक करने के बाद लोग कहते हैं कि आप हमको पैसा दीजिए कि हम बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे हुए। इस नाते सबसे जरूरी चीज है कि उस बारे में आप ताकीद कर ले, पूरा पता लगा ले, तभी इस ढंग का काम में करें। वरना आजकल साइबर क्राइम करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है, संख्या बहुत बढ़ गई है। नए नए लड़के आ गए हैं और उनको कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है और वो इस ढंग का हैक करके लोगों की चेकिंग करते रहते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप जाइए बैंक में बताइए, इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और खुद सतर्क रहिए। ये 3 चीजें आवश्यक है। सही बात है। अब सर अगला सवाल यह है कि फर्जी तरीके से भूमि बेनामी या जालसाजी होने पर क्या किया जा सकता है और किस तरह की सजा का प्रावधान है और क्या कोई जुर्माना भी है? देखिए कुणाल जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ के, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के एक व्यक्ति जो है थोड़े दिन पहले, वो अब तो नहीं है, वो गाजियाबाद में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, IPS थे। और उन्होंने मुझे एक बार बात बताते हुए बताया था कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुंबई के लोग, कलकत्ता के लोग और दिल्ली में ही बहुत सारे लोगों ने नोएडा में जमीन ले लिया है। और जमीन लेने के बाद अब वो चले गए और 2 से 3, 4, 5 साल तक यहाँ आए ही नहीं। जब वो वहाँ लौट के आते हैं तो पता चलता है कि वो उस पर किसी का घर बना हुआ है और जिस व्यक्ति का वो घर बना लिया है वो कहता है कि साहब हमसे क्या मतलब, हमको किसी ने लिख के दिया है तो हमने ले लिया इस चीज को। तो यहाँ ऐसे ही लोग ऑपरेट करते रहते हैं, डीलर लोग, कि वो कहते हैं कि आप काम करिए और हमारी जमीन है, हम आपको दे देते हैं, और वो फर्जी काम कर लेते हैं, फर्जरी का काम करते हैं। तो ये फर्जी तरीके से भूमि के बेनामी की बात है। आप अगर गांव से कोई ताल्लुकात होगा या मेरा जैसे हम लोगों का गांव से ताल्लुकात है, वहां पर आए दिन ये चीज देखने में आती है कि जो बहुत कोई तेज तर्रार व्यक्ति होता है वो किसी व्यक्ति के नाम पर जाकर के कहीं से बेनामा करा देता है और बेनामा कराने के बाद वो थोड़े दिन बाद जाकर के वहाँ क्लर्कों को पैसा दे करके म्यूटेशन करा लेता है। म्यूटेशन कराने के बाद आप उसके मुकदमा लड़ते रहिए और आपकी खुद की जमीन है और आप भी परेशान हुए, कचहरी में धक्के खाते रहिए। ये स्थिति हो गई। तो ये स्थिति है कि आप कैसे करें, इसीलिए इसको आप सतर्कता ही सबसे बड़ी आपको चीज आपको देना करना पड़ेगा। उपाय इसका यही है। और जुर्माना की जहाँ तक बात है, हाँ जुर्माना है। अगर दे तो पता चल गया और पता चल गया, उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई और उस पर अन्वेषण कायदे से हुआ तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी होगा। सही कह रहे हैं आप सर। अब अगला सवाल है कि क्या कोई ग्राहक एक जालसाज या फ्रॉड कंपनी जिस पर जालसाजी का आरोप है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? निश्चित कर सकता है। कोई ग्राहक जिसको ये पता चल गया है कि ये एक फ्रॉड कंपनी है और फ्रॉड करके हमारे साथ ये धोखा किया जा रहा है, मुझे ठगा जा रहा है और उसके ऊपर जालसाजी का आरोप लग चुका है पहले भी, और वो इसी ढंग की जालसाजी करते हुए लोग, आजकल क्या स्थिति आ गई है कुणाल जी
कि तमाम पत्रकार लोग भी इस ढंग का काम करते हैं। वो लेकर के एक यूट्यूबर बन जाते हैं, लेके घूमते रहते हैं और करते रहते हैं कि देखिए ये आप इतना इतना करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ ये काम करेंगे। ऐसे स्थिति में ये जालसाजी का काम है, और ये जालसाजी करने वाले लोगों को अगर आप फ्रॉड कंपनी अगर इनके खिलाफ पता चल गया है, ये ऐसे लोग व्यक्ति हैं या कंपनी है, अगर पता चल जाता, बहुत सारे साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारे जो आप देखते होंगे कि तमाम दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके बारे में भी आप पता लगाइए तो देखिए कि वो एक नकली दवाइयां बना करके और आपको बेच करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। दूध में हुआ गया है, तमाम सारी चीजों के साथ ऐसा हो रहा है। इस नाते अगर उसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि यह आम व्यक्ति इस चीज को नहीं कर पाता है, क्योंकि कहता है कहाँ इस कचड़े में हम फंसे हैं, लेकिन फिर भी समाज के नाम पर, देश के नाम पर उसको और अपने नाम पर भी उसको करना चाहिए कि ऐसे लोगों का भंडाफोड़ किया जाए। सर ये भी बता दीजिए, जो धारा 420, धारा 420 के बारे में थोड़ा जानकारी लोगों को दे दीजिए, और जालसाजी मामलों में कैसे इसके तहत कार्रवाई की जाती है, क्या इसमें बेल हो सकता है या नहीं, ये सारे पहलुओं पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। तो देखिए, एक चीज बताएं, आप जालसाजी के कानूनी पक्ष को जाने या न जाने, लेकिन गांव में एक मुहावरा, गांव क्या माने आम जन में एक मुहावरा की तरफ से इसको प्रयोग किया जाता है कि वो बहुत 420 आदमी है, 420 है। ये मुहावरे की तरफ से इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब कि इसका प्रचलन बहुत दिनों से रहा है, लोग इसके बारे में जानने लगे हैं कि ये जालसाजी से संबंधित कोई धारा है आईपीसी की। आईपीसी की धारा 420 जो है 420, ये चीज को बताती है कि आदमी कैसे जालसाजी करता है। हमको किसी को धोखा, दो चीजें होती हैं, एक में किसी को धोखा देना और उस धोखे से लाभ प्राप्त करना। तो 420 के तहत यही होता है कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं और धोखा देने के कारण हमको कोई न कोई लाभ मिल जा रहा है, इसी नाते इसको कहते हैं कि 420। आदमी को मुहावरे की तरफ इसको प्रयोग किया जाता है कि 420। देख, तो इसमें क्या है, बेल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, जो आपने पूछा, तो बेल तो इसमें ऐसा है कि एक ऑफेंस है, ऑफेंस जो जिसमें नॉन अवेलेबल, दो तरह के रहते हैं ऑफेंस, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस में होता है कि किसी ने अपराध किया है तो वो दरोगा ही दे देता है या एसीपी ही दे देता है, आपको बेल दे देता है। लेकिन नॉन बेलेबल है तो वो मामले को कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उस पर विचार करके तभी आपको बेल देगा। ये इसका मतलब कि ये नहीं कि आपको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा, लेकिन उस पर कोर्ट विचार करेगा क्योंकि आपके बारे में जानकारी लेगा। तो इसी नाते ये है कि ये ऐसा है 420 का जो नॉन बेलेबल है, यानी इसमें बेल नहीं मिलती है, लेकिन कोर्ट में जब ये जाएगा तो कोर्ट इस चीज को सुनेगा कि कितना गंभीर अपराध है इस व्यक्ति का और इसमें इसको बेल किस आधार पर दिया जाना चाहिए, ये उसका प्रावधान है। पांडे साहब, अब जालसाजी को लेकर ही लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या फ्रॉड पीड़ितों को आरोपी कंपनी के तरफ से कोई मुआवजा मिल सकता है क्या? निश्चित तौर पर मिल सकता है। फ्रॉड से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अगर उस पर मुआवजा लेना चाहे तो उसको मुआवजा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ दलाल घूमते रहते हैं, वो कहते हैं कि आप हमको 50,000 या 1 लाख रुपया दीजिए, हम आपको नौकरी दिला देंगे यहाँ पर इस पोस्ट पर। बहुत सारी नौकरियों में तो ये है, सरकारी नौकरियों में तो उस पर टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पर नौकरी मान लीजिए करने सुनने पर या आपको ध्यान देने पर आ जाती, मिल जाती है। लेकिन फ्रॉड इस ढंग के होते हैं जो आपको इस ढंग से प्रभावित कर ले जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति हमको नौकरी दिलाने के काबिल है और वो नौकरी हमको तो जब ऐसा वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है कि मुझसे पैसा ठग के ले जा रहा है और नौकरी दिलवा नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे? तब तो हम लोगों से मिल करके और लोगों यही कहते हैं कि नहीं इसके ये इसको पैसा हमसे वापस कराया जाए। अगर वो नहीं मानता है तो हम उसके खिलाफ FIR थाने में दर्ज कराएंगे और थाने में दर्ज कराने के बाद रिकवरी का सूट फाइल करेंगे और फिर हम उसको पैसा लेंगे। तो कोर्ट उस पर यह भी कर सकती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ फाइन लगाएगी और वो पैसा तो हमारा वापस होगा ही होगा
और उसको जेल भी भेजा जा सकता है। यही तरीका है कि उससे हम फ्रॉड के कंपनी से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है। अब सर ये भी सवाल है कि जालसाजी कर जो प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सिम हासिल कर लेते हैं लोग और फिर उनके जरिए ऑनलाइन बैंक खाते खोलकर अवैध तरीके से बैंक अकाउंट खोलने पर भी क्या जुर्माने का प्रावधान है? यदि है तो क्या है? देखिए, हमने फर्जी दस्तावेज पेश किए, हाँ। सिम ले लिए, आधार कार्ड। आजकल तो देख रहे होंगे क्या स्थिति बन रही है। आप आए दिन आपके यहाँ ही खबर चलती रहती है और टीवी चैनल्स पर आती रहती है कि तमाम लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए। आधार कार्ड बनवा करके और वो जमीन ले रहे हैं, सरकारी जमीन का है और कुछ फायदा मिल जा रहा है, वो उस जमीन को ले रहे हैं। और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कि फर्जी ढंग से आधार कार्ड बनवाए हैं और आधार कार्ड बनवाने के बाद वो जाकर के सिम हासिल कर लेते हैं। ये क्योंकि सिम देने के लिए कंपनियों को ये होता है कि जब तक आप सिम नहीं देंगे तब तक नहीं सिम देंगे जब तक कि आप आधार कार्ड उनको नहीं देंगे। हाँ। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास आधार कार्ड हो गया और आपने ले लिया। और जब इतना काम कर सकते हैं कि हम फर्जी आधार कार्ड बनवा करके और फर्जी सिम हासिल कर लेते हैं, तो वो और क्या क्या करते होंगे इसके अब कल्पना ही कर सकते हैं और कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, सबसे खतरनाक बात क्या होती है कि वो ऑनलाइन बैंक अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लोगों के साथ आए दिन धोखाधड़ी का काम होता है और वो किसी न किसी तरह के उसको बताते हैं कि आप ये इसमें लगा दीजिए तो आप बिटकॉइन में पैसा लगा दीजिए या आप यहाँ कर दीजिए, हम इसमें आपको मदद कर देंगे, आप इस ढंग की संपत्ति खरीद लीजिए, ये इसमें जिसमें आपको 50,000 रुपया लगा रहे हैं तो 75,000 रुपया महीना किराया आएगा। हर एक आदमी को कई बार ये जो क्राइम होता है, क्राइम के पीछे जो लालच है ना, लालच ये सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण लोग उसमें जाते हैं। अब मान लीजिए वो आपने फर्जी आधार पर आपने सिम हासिल किया और फर्जी आधार पर सिम हासिल करके आपने बैंक के खाते खुलवा लिए, ऑनलाइन आपने फ्रॉडुलेंट काम करना शुरू कर दिया, तो इसके लिए आपको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, FIR उसके खिलाफ दर्ज करानी पड़ेगी, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और उस FIR दर्ज होने के बाद वो केस रजिस्टर होगा। उस केस रजिस्टर होने के बाद उसमें कोर्ट इस चीज पर ध्यान देंगे कि ये व्यक्ति कितना बड़ा फ्रॉड किया है। कई बार गंभीर होते हैं, कई बार गंभीर नहीं होते। अगर गंभीर फ्रॉड किया है तो उस पर जेल और जेल के साथ उसको मुआवजा भी देना पड़ता है, उस पर फाइन भी लगाए जाते हैं, पनिशमेंट के साथ साथ उस पर फाइन भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कई बार ये होता है कि फाइन लगाने से ही काम चल जाता है, कई बार ये होता है कि नहीं फाइन से काम नहीं चलेगा, इसको दोनों किया जाता है। तो यह तो सबसे जरूरी चीज है कि आप ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहें। सतर्कता के साथ साथ सबसे जरूरी चीज है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप वो FIR दर्ज कराएं। FIR दर्ज कराने के बाद उसका प्रॉपर उसमें जांच में सहयोग करें और फिर उसके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं सर। अब एक और बात है कि गैर कानूनी तरीके से बनाए गए प्रोडक्ट की नकल करके बाजार में उतारने पर किस तरह की कार्रवाई और कैसे होती है? देखिए, ये तो एक चीज बता दें, ये एक तरह का अपराध इतना बड़ा, ये गंभीर 2-3 तरह के अपराध होते हैं ना। एक तो छोटा मोटा अपराध हुआ, एक गंभीर तरह का अपराध हुआ। अब ये गंभीर तरह का अपराध आप देख लीजिए कि आपने दूध पीना शुरू कर दिया। आपको ये कुछ दिन पहले पता चला होगा, ज्यादा दिन का बात नहीं है, अभी तो आप लोग यंग हैं, इस नाते बहुत ज्यादा पहले की चीजों को नहीं देखते होंगे। लेकिन आज के 20-25 साल पहले ये स्थिति थी कि कहते थे यूरिया मिला करके और दूध बना दे रहे हैं। अब आप यूरिया मिला करके दूध बनाते रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप ये केवल एक तरह का नुकसान नहीं कर रहे हैं, कई तरह का नुकसान कर रहे हैं, लोगों के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। ये नकल करके आपने बाजार में दूध जैसी चीज को ही आपने उतार दिया है। तो अभी क्या स्थिति आ गई, अभी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है कि नीम कोटेड यूरिया आने लगी, इस नाते उसका जल्दी उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो जालसाज लोग होते हैं वो और तरीके अपना लेते हैं। अगर नकल करके बाजार में ऐसा चीज कर दिया गया है तो सबसे जरूरी चीज है कि आप उसकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो कंपनी ढंग का प्रोडक्ट बाजार में उतार रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसके लिए आपको चाहे विधानसभा
का, लोकसभा के सदस्य का, किसी का भी मदद लेनी पड़े, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपको इस पर FIR दर्ज करा करके उसकी जांच करानी होगी और जांच करा करके तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दर्शकों के सामने रखने के लिए और यह समझाने के लिए कि जालसाजी आखिर क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। लीगल हेल्पलाइन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।